India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के बेतकलीफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, रातों रात किसी को हटाया नहीं जा सकता, पहले निवासियों के पुनर्वास पर विचार हो। 7 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अडानी पावर की याचिका पर उठे सवाल। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने गलत तरीके से सूचीबद्ध का लगाया आरोप। कहा, नियमों के उल्लंघन का किया गया सूचीबद्ध। मनजिंदर सिरसा हंसराज को मानहानि केस में मिली राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। मनीष सिसोदिया ने किया था मानहानि का मामला दर्ज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पलटा गाजीपुर जिला कोर्ट का फैसला। कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिला जीवन भर गुजारा भत्ता की है हकदार। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज भी हैं। अदालत ने मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित किया था और जिसमें राज्य और रेलवे को व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए कहा। कोर्ट ने निवासियों के पुनर्वास पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते। यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, टाइटल, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई मसले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पे 50,000 लोग हैं। कुछ लोगों की लीज 1940 से है। 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज को और यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता। उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि
वो जमीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियां बसी हों। उम्मीद एक अच्छा जिस तरीके की कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, रिहैबिलिटेशन की बात कही गई और अन्य बातें कही गई, तो उस तरीके से लग रहा है कि कोर्ट इसमें जो है कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है कि जिससे कि अपना रेलवे की भी समस्या का समाधान हो जाए और जो वहाँ पे 60-70 साल से ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। लोग 50-60 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। निवासियों की पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गंभीर गलती की है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम रेलवे अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अचल संपत्ति के टाइटल की जांच और दस्तावेजों, गवाहों की विस्तृत परीक्षा गहराई से होनी चाहिए। ये हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत एक संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं था। भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि नियत प्रक्रिया का पालन किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान डिस्कॉम ने आपको बता दें कि अडानी पावर की याचिका को गलत तरीके से सूचीबद्ध करने का आरोप लगाते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को शिकायत की है। कहा है कि केस में फैसला होने के बावजूद गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया। पत्र में यह भी अनुरोध किया गया कि जांच लंबित रहने तक मामले की सुनवाई अदालत द्वारा नहीं की जानी चाहिए। ये भी आरोप लगाया गया कि इस तरीके से सूचीबद्ध करने से रजिस्ट्री की सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठे हैं। अडानी पावर की याचिका को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने के मामले में रजिस्ट्री पर आरोप लगाए गए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखकर कहा कि मामले में अंतिम निर्णय के बावजूद अडानी पावर द्वारा एक आवेदन की अनुचित लिस्टिंग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के निर्देश पर मैसर्स चैम्बर्स ऑफ कार्तिक सेठ के माध्यम से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मामला रजिस्ट्री की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये मुद्दा तब उठा जब 31 अगस्त 2020 को मामले के अंतिम निपटान के बावजूद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के मामले में एक आवेदन को 6 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध किया गया था। अपने 2020 के फैसले में अदालत ने कहा था कि अडानी पावर लेट पेमेंट सरचार्ज LPS के भुगतान का हकदार नहीं है। उसी के संदर्भ में राजस्थान बिजली वितरक ने देय पूरी राशि का भुगतान किया और अडानी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। पत्र में दावा किया गया कि नए आवेदन को 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद 2020 के फैसले की समीक्षा करने का एक स्पष्ट प्रयास है, वह भी देरी की माफी के लिए कोई आवेदन दायर किए बिना। इसमें आगे कहा गया कि जबकि डिस्कॉम ने समीक्षा के लिए एक आवेदन दिया था जिसे मार्च 2021 में खारिज कर दिया गया था, अडानी ने कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की थी। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इस मामले में 1376 करोड़ 35 लाख रुपए की पर्याप्त राशि शामिल है,
राजस्थान डिस्कॉम ने इस बात की तत्काल जांच की मांग की है कि आवेदन कैसे पंजीकृत किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के साथ साथ उसके निर्णयों के उल्लंघन में सूचीबद्ध किया गया। अनुरोध किया है कि जांच लंबित रहने तक मामले की सुनवाई अदालत द्वारा नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में कहा गया है कि जहां किसी फैसले या आदेश की समीक्षा की मांग की जाती है, वहां किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पत्र में ये भी कहा गया कि पहले रजिस्ट्री की प्रथा रही है कि ऐसे आवेदनों को न्यायालय के समक्ष रखे बिना सीधे खारिज कर दिया जाता था। 2019 में इसी तरह का मुद्दा दवे द्वारा उठाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े 2 मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की गर्मियों की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध किया था और शेष की स्थापित प्रथा और प्रक्रिया के उल्लंघन में निपटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जेल महानिदेशक का रुख पूछा कि क्या राज्य ने 2022 के एक फैसले का अनुपालन किया, जिसमें 2018 की नीति के अनुरूप कुछ कैदियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि हम राज्य कानूनी सेवाओं से सभी जेलों का दौरा करने और ऐसे सभी कैदियों आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहेंगे। हम इसे सुव्यवस्थित करेंगे। व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से जो विवरण मांगे गए थे वे हैं रशीदुल जाफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में निर्णय के अनुसरण में उठाए गए कदमों की संख्या और संस्थागत व्यवस्थाएं। दूसरा, जिलेवार कितने अपराधी समय पूर्व रिहाई के पात्र हैं। तीसरा, रशीदुल जफर के फैसले के बाद से समय से पहले रिहाई के कितने मामलों पर विचार किया गया। चौथा ये है कि कितने मामले लंबित हैं। पांचवा, समय अवधि जब तक मामलों पर विचार किया जाएगा। खंडपीठ ने अगस्त 2018 में जारी प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में स्थायी नीति का उल्लेख किया है। इस नीति में समय से पहले रिहाई के हकदार दोषियों की श्रेणियां निर्धारित की गई है। अनुपालन पर हलफनामा मांगने का आज का आदेश 6 सितंबर 2022 को दिए गए शीर्ष अदालत के एक फैसले के संबंध में पारित किया गया। निर्णय में कहा गया कि राज्य में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों के सभी मामले जो नीतिगत और नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के लिए पात्र थे, उस पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाना था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने उस फैसले में कहा था कि मुद्दों के वर्तमान बैच से परे दोषियों की रिहाई और उसके समय से पहले रिहाई के सभी फैसले नीति के ऐसे लाभकारी पड़ने के हकदार होंगे। ये भी आदेश दिया गया कि उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को समय से पहले रिहाई के लिए कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हंसराज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत की चुनौती देने वाली बीजेपी के 2 नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है। हाल ही में निचली अदालत ने मानहानि के मामले में आरोप प्रत्यारोप का नोटिस देने के खिलाफ आरोप मुक्ति की मांग करने वाली बीजेपी नेताओं की अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मनजिंदर सिंह सिरसा और हंसराज हंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सिसोदिया ने 2019 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को मामले में 28 नवंबर 2019 को एक अदालत द्वारा सम्मन जारी किया गया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के 28 नवंबर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के 2 नेताओं की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। पीठ ने मामले में सुनवाई के विवरण के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला किया। अदालत ने भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और हंसराज हंस द्वारा दायर याचिका पर मनीष सिसोदिया से भी जवाब मांगा। सिरसा और हंस दोनों के साथ साथ 4 अन्य नेताओं मनोज कुमार तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा,
हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 और 34 के तहत सम्मन जारी किया गया। हाल ही में निचली अदालत ने मानहानि के मामले में आरोप प्रत्यारोप का नोटिस देने के खिलाफ आरोप मुक्ति की मांग करने वाली भाजपा नेताओं की अर्जी खारिज कर दी थी। सिसोदिया द्वारा 2019 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया। दो नेताओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि सम्मानित व्यक्तियों में से एक विजेंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट के सम्मन आदेश को 17 अक्टूबर 2022 को रद्द कर दिया गया। अदालत को ये भी बताया गया कि हंस और सिरसा द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर डिस्चार्ज अर्जी को 23 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार ये प्रस्तुत किया गया चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विजेंद्र गुप्ता के समन आदेश पर निष्कर्ष वापस ले चुका है, इसीलिए हंस और सिरसा के खिलाफ मामले की भी फिर से जांच की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार संलिप्तता के झूठे आरोप लगाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मानहानि के मामले में सिसोदिया ने कहा कि इन बीजेपी नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग अलग लगाए गए सभी आरोप झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक है, जो उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से है। ब्यूरो रिपोर्ट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई से गुरुवार को खुद को अलग कर लिया। शीर्ष अदालत और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए कामरा की 4 अवमानना याचिकाएं लंबित है। नवंबर 2020 में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाले ट्वीट में से एक उनका मामला है। सीजेआई चंद्रचूड़ उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने गोस्वामी को जमानत दी थी, जिसके कारण गुरुवार को उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। 12 नवंबर 2021 को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कानून के विभिन्न छात्रों और वकीलों की शिकायतों के आधार पर कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी थी। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार एक निजी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करते समय इसी तरह की सहमति राज्य के संबंधित महाधिवक्ता से प्राप्त की जानी चाहिए। इसके बाद कामरा के खिलाफ एक और याचिका दायर कर कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अदालत की अवमानना के मौजूदा मामले में कामरा ने हलफनामे पर कहा था कि उनके जैसे हास्य कलाकार शीर्ष अदालत की इज्जत को कम नहीं करते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत काल की नहीं बल्कि दूसरी शादी करने तक या जीवन भर अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। गुजारा भत्ता इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसे जीवन बिता रही थी उसी तरह से आगे भी जीवन जी सके। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 की धारा 3(2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी खारिज कर सकती है। कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गाजीपुर के केवल इद्दत अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कहा कि अदालत ने वैधानिक उपबंधों तथा साक्ष्यों का सही परिशीलन किए बगैर आदेश दिया था। कोर्ट ने सक्षम मजिस्ट्रेट को नियमानुसार गुजारा भत्ता तथा मेहर वापसी पर 3 महीने के आदेश पारित करने को कहा है। तब तक विपक्षी शौहर को अपनी तलाकशुदा बीवी को 5,000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया है। ये फैसला न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति MAH इदरीसी के खंडपीठ ने जाहिदा खातून की अपील को मंजूर करते हुए दिया है। कोर्ट ने विपक्षी जौहर नूरुल हक खान की परिवार अदालत की क्षेत्राधिकार को लेकर की गई आपत्ति को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि अधीनस्थ अदालत में क्षेत्राधिकार की आपत्ति नहीं की गई थी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि मुस्लिम महिला इद्दत अवधि के बाद भी अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।
यदि उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा तो उसे मजिस्ट्रेट को अर्जी देने का हक है। कोर्ट में सवाल था कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने का हक है। कोर्ट ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा, पवित्र कुरान शरीफ भी शौहर पर तलाक के बाद अपनी बीवी का ख्याल रखने का आदेश देती है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में तेज गति से वाहन चलाने और जीवन को खतरे में डालने के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां शिकार जानवर हुआ हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक स्विगी डिलीवरी कर्मी के खिलाफ एक मामले को खारिज करते हुए आयोजित किया, जिसने गलती से एक आवारा कुत्ते को फूड पार्सल वितरित करते समय कुचल दिया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि पशु प्रेमी अपने पालतू जानवरों को अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन वे इंसान नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार प्रावधानों का इस मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होगा, क्योंकि अपराधों को गठित करने के लिए आवश्यक घटक गायब थे। पीठ ने फैसला सुनाया, जहां तक पालतू पशु को चोट मृत्यु का संबंध है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के तहत अपराधी नहीं होगा। इस बात पर विचार करते हुए पुलिस ने कोई अपराध प्रकट न होने के बावजूद अभियोग दर्ज किया था। न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 20,000 रुपए का जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में चार्जशीट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूला जाना होगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.